इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, जहां हिज्ब का टॉप कमांडर अहमद पीर मारा गया है। पाकिस्तान के रावलपिंडी में मारा गया बशीर अहमद। रावलपिंडी में एक दिन के दुकान के बाहर मारी गई गोली। केंद्र ने 4 अक्टूबर को उसे आतंकवादी घोषित किया था। बशीर अहमद का मूल रूप से कुपवाड़ा से था संबंध। बशीर अहमद फिलहाल पाकिस्तान के रावलपिंडी में रह रहा था। हिज्ब का टॉप कमांडर बशीर अहमद मारा गया, पाकिस्तान के रावलपिंडी में मारा गया। दरअसल केंद्र ने 4 अक्टूबर को इसे आतंकवादी घोषित किया था। यह हिज्ब का टॉप कमांडर बशीर अहमद पीर, जिसे पाकिस्तान के रावलपिंडी में गोली मारी गई है। रावलपिंडी के एक दुकान के बाहर इसे गोली मारी गई। केंद्र ने 4 अक्टूबर को उसे आतंकवादी घोषित किया था। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बशीर अहमद को पाकिस्तान में गोली मारी गई। यह मूल रूप से कुपवाड़ा से संबंध था बशीर अहमद का। फिलहाल पाकिस्तान के रावलपिंडी में यह रह रहा था। बाबापुरा देवसर कुलगाम में प्राकृतिक झरने में मरी हुई मछलियां, पानी मिलने से लोगों में चिंता बढ़ गई है। जिला प्रशासन के निर्देश पर जल शक्ति विभाग, मत्स्य विभाग और दमकल कर्मियों की टीम ने हालात का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि पानी की कमी के कारण मछलियों को ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो गई, जिससे बड़ी संख्या में मछली मर गई। उन्होंने कहा कि पानी की जांच की गई है और तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अपरेंट तो था नहीं, इसमें अचानक से, क्योंकि ये हिला के नीचे से निकलता है ये स्प्रिंग, वहां से काफी फिश बाहर आ गई, मतलब एट द माउथ ऑफ द स्प्रिंग। तो जिस वक्त वो फिर फिश वाज कॉन्टेक्टेड, तो उन्होंने बहुत इसमें एक्सरसाइज की और जितनी भी वो फिश वहां से, लाइव फिश जितनी भी वो शिफ्ट कर सके, उन्होंने वो शिफ्ट किया। लेकिन उसके बाद वी मॉनिटर्ड द क्वालिटी ऑफ दैट द वाटर, और हमें ये लगा कि इसमें बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन आ रही है। तो इमीडिएटली हमने, उससे पहले ही जो ही ये फिश बाहर आ गई थी, हमने इसका डिसकंटिन्यू कर दी थी ये सप्लाई। तो और उनके लिए अरेंजमेंट ये किया था कि फ्रॉम नियर विसिनिटी अनदर स्प्रिंग वाज टैप्ड, और जैसे भी है उनको सप्लीमेंट करके वो सप्लाईज तो हमने कंट्रोल्ड सप्लाईज हमें उनको देते रहे। लेकिन इस स्प्रिंग को हम मॉनिटर करते रहे और इसमें से ये कंटेमिनेशन रोज बरोज बढ़ती गई। और फिर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इंस्ट्रक्शंस पे फिशरीज डिपार्टमेंट और पीएचई डिपार्टमेंट हमने यहाँ पे विजिट करवाया, और इट वाज असर्टेन्ड कि ये जो फिश की कैजुअलिटी है, दिस वाज बिकॉज ऑफ लेसर दिस ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी। एबीवीपी किश्तवाड़ का 1 दिवसीय जिला सम्मेलन कम्युनिटी हॉल में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन में किश्तवाड़ जिले के कोने कोने से सैकड़ों छात्रों ने भाग लिया और सामाजिक और शैक्षिक मुद्दों पर चर्चा में हिस्सा लिया। किश्तवाड़ जिले के स्कूल और कॉलेजों के बुनियादी ढांचे में सुधार करने की एबीवीपी ने मांग की। विद्यार्थी परिषद का 75वां वर्ष चल रहा है। अमृत महोत्सवी वर्ष विद्यार्थी परिषद का है। पूरे भारत के अंदर विद्यार्थी परिषद ऐसे सभी जिलों में जनवरी के महीने और फरवरी के महीने में जिला सम्मेलन हम कर रहे हैं। ऐसे जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में हम जिला सम्मेलन करने वाले हैं। उसमें अभी 7 जिलों के अंदर जिला सम्मेलन हो चुके हैं। ऐसे ही किश्तवाड़ जिला का जिला सम्मेलन आज हो रहा है, जहाँ किश्तवाड़ के शिक्षण संस्थानों से विद्यार्थी यहाँ पे आए थे, और उन विद्यार्थियों के अंदर जैसे की भावना पैदा करना, और वो विद्यार्थी अपने इश्यूज को लेकर के किस प्रकार शासन और प्रशासन के समक्ष रखते हैं, ऐसे विषयों को लेकर के सभी जिलों के अंदर जिला सम्मेलन हो रहे हैं। और ताकि विद्यार्थियों का प्रतिभाग भी हो, क्योंकि कोरोना काल के बाद, कोरोना के दौरान हमने देखा कि किस प्रकार का शिक्षण संस्थान बंद थे, उसके बाद ऐसे सामूहिक विद्यार्थियों का आना हो, इसलिए पूरे देश के अंदर विद्यार्थी परिषद ने जिला सम्मेलनों की रचना की, और ऐसे जिला सम्मेलन पूरे भारत के अंदर संपन्न हो रहे हैं। गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई। ताजा बर्फबारी ने बर्फ मिशनरी की मुश्किलें बढ़ा दी है। जगह जगह बर्फ हटाने का काम जारी है। ताजा बर्फबारी से ठंड में भी इजाफा हुआ है। वहीं पर्यटकों के लिए यह बर्फबारी खुशियों का मौका लेकर आई है। ताजा बर्फबारी से सैलानी खुश नजर आ रहे हैं। रामबन जिले के दलवाहा
संगलादान में भूस्खलन के कारण लगभग 16 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और दर्जनों अभी भी खतरे में हैं। पीड़ित इस ठंड के मौसम में और अस्थायी तंबुओं में रहने को मजबूर हैं। घटनाओं में वृद्ध लोग भी परेशान हो रहे हैं। वहीं विशेषज्ञों भी चिंता जाहिर कर रहे हैं। डोडा जिले के ठाठरी के बाद ताजा मामला रामबन जिले के दलवाहा के डगसर संगलदान का है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहे भूस्खलन से 16 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, जबकि कई मकान पर अभी भी खतरा बना हुआ है। पास ही आई, हमको पता चला मकान हलने लगा तो हम भागे बाहर, जो जितने भी मकान स्लाइड में चले गया। कुछ सामान हमने निकाला और कुछ थले आ गए। परिवार में कोई 10 हैं, कोई 8 हैं, कोई 9 हैं। हमारे लिए कोई गवर्नमेंट के से हम अर्ज करते हैं, हमारे लिए कहीं ठिकाना बनाए। डीवी साहब ने बोला जी उधर आगे जंगलात वालों के पास उधर टेंट लगाओ, उधर हम टेंट लगाए। हमारे पास माल है, उसको लेकर कहाँ जाएंगे। बस्ती को जो है पूरी तरह से इस पसी ने अपनी लपेट में लिया हुआ है। जो उनके पास था वो उन्होंने किया। टेंट वगैरह जो है उन्होंने अभी तक हमें यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, वो फॉरेस्ट एरिया में लगवाए भी हैं, लेकिन वो नाकाफ़ी है। इस वक्त इनके घर सब चीज़ें जो हैं वो उजड़ चुकी हैं, आशियाने इनकी बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो इनके पास लैंड वगैरह थी वो भी बह चुकी है इस पसी में। तो ना इनका कोई ठिकाना अब रहा है, ना इनके पास कोई और खाने पीने की कोई व्यवस्था मौजूद है। तो इस सूरत में मैं लोकल लेवल पे भी पूरी जम्मू कश्मीर की गुजारिश करूंगा कि वो लोकल लेवल पे भी इन लोगों की मदद करें। तो बहुत नुकसान हो गया। यहाँ के जो गुजर बस्ती हमारी थी ये सारी बेघर हो चुकी है। तो इसलिए जामिया से गुजारिश है कि इनके लिए कोई बंदोबस्त ठीक तरीके से किया जाए, और बाकी अवाम से भी अपील करते हैं हम कि वो भी इनकी कोई मदद करें ताकि इनका कोई सहारा बन सके। अब कोई टेंट शेंट लगाए हैं इधर फॉरेस्ट लैंड में, तो वो भी आर्जी है, ऊपर से मौसम की भी खराबी है। अगर मौसम ख़राब हो गया तो फिर इनका रहना बहुत मुश्किल है, और इनको खाने पीने का भी कोई इंतज़ाम अभी नहीं है। जो रिलीफ केसेस हैं लिए मैंने डायरेक्शंस दी हैं कि आप इमीडिएटली जो है वो रिलीफ केसेस जो है वो प्रोसेस करें, ताकि एटलीस्ट 1 रूम बेस्ड जो प्रीफैब स्ट्रक्चर्स हैं वो बनाएं, ताकि हम इन्हें टेंट से उनमें शिफ्ट करें टिल परमानेंट रिहेबिलिटेशन का जो हमको जियोलॉजिकल जो टीम है ईदर फ्रॉम IIT जम्मू और फ्रॉम जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट आएगी। इन द मीन टाइम मैंने रेलवेज वालों को भी लिखा है, बिकॉज दे हैव आल्सो द रिक्विजिट एक्सपर्टाइज। वो आके देखेंगे कि एक्टिविटी क्या, बट इट लुक्स टू बी जियोलॉजिकल इवेंट्स होते रहते हैं। वी आर इन a zone which is one of the highest youngest mountains। ऑलरेडी हमने 33 kV लाइन बंद कर दी है इस वक्त। कश्मीरियत, इंसानियत और ईमानदारी की मिसाल का एक बार फिर पर्यटन स्थल गुलमर्ग में देखने को मिला। गुलमर्ग के कंग डोरी में मुर्तजा मेराज नाम के एक लड़के को स्कीइंग के दौरान रास्ते में 1.5 लाख का आईफोन मिला। फोन नेपाल के पर्यटक का था, लेकिन यह पर्यटक नेपाल लौट गया था। कीमती फोन पर्यटक को वापस कर दिया गया। मुर्तजा मेराज ने यह मोबाइल अपने पिता मेराजुद्दीन को दिया, जो गुलमर्ग में पर्यटन विभाग में तैनात है। मेराजुद्दीन ने तुरंत इस फोन की जानकारी पर्यटन विभाग की वेबसाइट पर डाल दी और अन्य सोशल मीडिया साइट्स पर शेयर कर दी। नेपाल के पर्यटक ने पर्यटन विभाग की वेबसाइट देखी और अपने जवाब में कहा कि यह मोबाइल फोन उसका है जो गुलमर्ग यात्रा के दौरान खो गया था। नेपाल से अपने एक वीडियो संदेश में पर्यटक ने मुर्तजा और उनके पिता की ईमानदारी की प्रशंसा की। मैं परसों चेलेफ्ट से कंगडोरी आ रहा था। मैंने चेलेफ्ट पे iPhone 11 Pro Max उठाया, फिर मैंने बाबा को दिया। वो स्की पेट्रोल में काम करता है। फिर उसने कश्मीर टूरिज्म एडवेंचर पे पोस्ट किया। हमें एक रिप्लाई आई, वो नेपाल का था कोई जिसका वो फ़ोन था, और मेरे बाबा ने उसके फ्रेंड को दिया और वो उस तक पहुंचाएगा तक। भाईजान, आपका नाम है मुर्तजा मेहराज, प्रोनाउंस करने में थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है पर इट्स ओके। थैंक यू सो मच फॉर फाइंडिंग माय फोन देयर एंड गिविंग बैक टू मुस्तफा सर। आई रियली appreciate your kindness and I'm really grateful to your kindness। शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह अगली साल आएंगे तो हम मिलेंगे। और मैं थोड़ा नेपाल की तरफ से स्मॉल सा गिफ्ट भी लाऊंगा आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।
कुपवाड़ा के हंदवाड़ा इलाके में R&B और BDC चेयरमैन के बीच हुए विवाद के चलते पुल निर्माण कार्य रोक गया है। लोगों और BDC अध्यक्ष ने R&B विभाग पर पुल निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद अध्यक्ष ने काम बंद कर दिया और कहा कि जब तक बेहतर सामग्री का उपयोग नहीं किया जाएगा तब तक काम शुरू नहीं किया जाएगा। ताहिर अहमद BDC चेयरमैन जो मावर हैं, हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे आखिर आपने काम क्यों रोका है। ताहिर साहब, आपने नाले मावर यानी कि हरदखारी नाले पे काम हो रहा है, आपने काम रोक दिया है। महकमे R&B आपके खिलाफ कह रहे हैं कि काम नहीं रोक सकते। कल रात से हमारे इलाके से मुझे बहुत सारे फोन, उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आइए, आप देखिए इनका ये जो सबस्टैंडर्ड मटेरियल है, एक ब्रिज पे ये इस तरह का मटेरियल लगाते हैं, तो मतलब जो आने वाली जनरेशन है ये उनके लिए खतरा बन सकता है। मैंने सोचा कि मैं वहां जाऊं और मैंने खुद देखा, और मैंने वहां पे जो वहां के ऑफिशियल्स AW था, वहां पे JE था, वहां पे उनके सामने मैंने बात की कि मैंने मतलब ये पीछे मैंने कोई बात नहीं की, उनके सामने मैंने बात की और मैंने उनको दिखाया, ये देखो ये आपका R&B हंदवाड़ा का चेहरा, ये है आपका काम, ये है यहाँ पे ब्रिज का काम हो रहा है। और उन्होंने कहा कि BDC का कोई रोल नहीं है। अगर मेरा कोई रोल नहीं है तो फिर क्या जरूरत थी ये सिस्टम क्रिएट करने की। आप जिस हिसाब से कहें ये सवाल कि BDC का रोल बनता है कि पब्लिक डोमेन में जाए और डिपार्टमेंट को कहें कि जो मिली भगत होती है इस पे रोक लगाई जाए। क्या हम नहीं कर सकते हैं कि अगर कहीं गलत होता है तो हम उस पर नहीं रोक लगा सकते? देखो ये एरोगेंस है, मैं कहता हूं कि देखो ये एरोगेंस है हंदवाड़ा एक्शन की। हो रहा है ये BDC साहब, हमारे ताहिर साहब हैं, ये बड़ा इसको हाईलाइट कर रहे हैं, दे आर मेकिंग इट पर्सनल। ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसमें कहीं नाकिस इस्तेमाल नहीं हुआ मटेरियल, कोई सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल नहीं हुआ है, मटेरियल बहुत अच्छा इस्तेमाल हुआ है। बस यही बात है कि किसी वक्त लास्ट की जिस वक्त इसमें कंक्रीटिंग हुई है उसमें कहीं वाइब्रेशन की वजह से इसमें वो ऐसा लगता है कि बनी हुई है। मैंने खुद भी विजिट किया, इंक्वायरी भी लगाऊंगा मैं। बाकी किसी को इजाज़त नहीं है, ना तो काम रोकने की इजाज़त है किसी को, तो ना किसी को सबस्टैंडर्ड मटेरियल इस्तेमाल करने की इजाज़त रहेगा। बाकी ना तो मटेरियल इस्तेमाल करने की ना तो किसी को इजाज़त है, तो ना मैं वो बर्दाश्त करूँगा। वो आपने पहले भी देख लिया होगा कि कभी भी यहाँ पर मैंने कहीं पर भी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने नहीं दिया। तो इस तरह से चेयरमैन ने साफ कर दिया कि तब तक काम शुरू नहीं होगा जब तक इसकी तहकीकात होगी। क्या इस मामले में तहकीकात होगी? क्या कोई तहकीकाती कमीशन इस पर बैठेगा? क्या जो दूरियां इस वक्त BDC चेयरमैन और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के दरमियान खड़ी हो चुकी हैं, क्या वो दूरी कम हो सकती है, या ये लोग फिर दोबारा पुरानी तनख्वाह पर ही काम करना शुरू करेंगे? नेटवर्क के लिए कुपवाड़ा से यहिया सुल्तान। क्लस्टर यूनिवर्सिटी पहली बार कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगी। यह परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA के तहत 33 अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से छात्र अब अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी राष्ट्रीय स्तर के विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकते हैं। इस परीक्षा की खास बात यह है कि अब छात्रों को उन कोर्स में एडमिशन लेने का अवसर मिलेगा जो कश्मीर में उपलब्ध नहीं है। यह परीक्षा एकेडमिक सेशन 2023-2024 के लिए हो रही है, जिसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हर एक बच्चे की डिमांड होती है कि अगर बच्चे ने किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ टेस्ट दिया, वो किसी भी उसी टेस्ट के बुनियाद पे, उन्हीं मार्क्स पे, उन्हीं स्कोर पे वो किसी भी यूनिवर्सिटी थ्रू आउट इंडिया जो पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज वहाँ एडमिशन मिल सकता है। वो एडवांटेज है बच्चे के लिए, क्योंकि अगर यहाँ हमारे पास 33 कोर्सेज है, बाकी यूनिवर्सिटी में डिफरेंट हो गए, नए कोर्स हो गए, हाँ बच्चे को वहाँ भी चांस मिल सकता है इसी रैंकिंग में, जो ये यहाँ से उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जो उसको रैंक वहाँ मिलेगी, उस रैंक पे अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी से मिल सकती है। हाँ, तो एडवांटेज। कॉमन एंट्रेंस नाटा का होगा UG एडमिशन्स के लिए, वो होगा CBT कंप्यूटर बेस्ड। कि नेशनल लेवल की कंपटीशन में बच्चों को आना है, सिलेबस यूनिफॉर्म होगा टेस्ट के लिए, और इससे जो बच्चों की कैपेबिलिटी, पोटेंशियल और एफिशिएंसी वो भी इस टेस्ट की वजह से वो परख जाएगी। और मुझे लगता है बच्चे सभी पुट इन एफर्ट्स कर ले टू कम अप टू दैट स्टैंडर्ड। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में पेश किए गए केंद्रीय बजट में देश भर के ट्रस्ट और दानकर्ता पर लगने वाले नियमों में जिस तरह के बदलाव किए गए हैं, उससे देश भर के ट्रस्ट और चैरिटीज
नाखुश हैं और इसी नाखुशी के चलते APPTC ने मुंबई में देश भर के ट्रस्ट और चैरिटीज की एक विशेष बैठक बुलाई थी, जिसमें 250 से अधिक ट्रस्ट मौके पर मौजूद रहे और कई लोग ऑनलाइन इस बैठक का हिस्सा बने। मुंबई में आयोजित APPTC की विशेष बैठक में विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्रीय बजट 2023 के सुधारों का ट्रस्ट और चैरिटी पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। बजट के अंदर ट्रस्ट और चैरिटीज पर किस तरह का बुरा असर पड़ेगा या किस तरह का नुकसान होगा, ये सुनने और जानने के लिए विभिन्न ट्रस्टों और संस्थाओं से जुड़े तकरीबन 250 से अधिक लोग बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में केंद्रीय बजट 2023 के धर्मदाय संस्था साथ ही गैर लाभकारी संस्थाओं पर होने वाले प्रभाव पर चर्चा की गई। अलग अलग संस्थाओं से जुड़े ढेर प्रतिनिधियों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और ये बताने की कोशिश की कि कैसे प्रस्तावित फाइनेंस बिल अगर लागू हो जाता है तो वो सभी किस प्रकार की परेशानियों का सामना कर सकते हैं। हमारे ऐसे तो काफी मुद्दे हैं, पर सिर्फ 2 मुद्दे को पकड़ के हम चलेंगे। एक जो मुद्दा है इंटर चैरिटी डोनेशंस के बारे में, यानी एक चैरिटेबल संस्था दूसरी संस्था को जब डोनेशंस देती है तो उसमें फाइनेंस बिल में यह प्रपोज किया गया है कि अगर किसी ने 100 रुपया दिया है एक ट्रस्ट ने तो उसके लिए वो 85 रुपीज ही, यानी 85% ही विल बी कंसिडर्ड एज एप्लीकेशन ऑफ इनकम। दूसरी के अगर किसी ट्रस्ट ने लोन ली है, बैंक से लोन ली है, किसी और ट्रस्ट से ली है, या अपने कॉर्पस यानी जो एंडाउमेंट होती है जमा पूंजी, तो अगर उसको लिया है तो 5 साल के अंदर अंदर उसको रीपे करना है, नहीं तो ये भी एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं मानी जाएंगी। इस बैठक के जरिए APPTC के तमाम सदस्यों ने सरकार को अपनी स्थिति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है। APPTC के मुताबिक फाइनेंस बिल 2023 के तहत ये प्रस्तावित है कि 1 अप्रैल 2021 से पहले कोष या कर्ज के अलावा अन्य किसी भी आवेदन को धर्मार्थ या धार्मिक उद्देश्यों के लिए आवेदन के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार की तरफ से दिए गए तर्क के हिसाब से ये निर्णय दोहरे कर कटौती से बचने के लिए लिया गया है। आगे जब कॉर्पस से ली गई राशि को कॉर्पस में डिपॉजिट किया जाएगा या कर्ज से आवेदन के 5 साल के भीतर कर्ज चुकाया जाता है, तब राशि कटौती की अनुमति दी जाएगी। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के वरिष्ठ अधिवक्ता फिरोज अंधियारुजिना ने कहा कि हमारे विचार में प्रत्येक मामले में 1 अप्रैल 2021 से पहले ऋण से प्राप्त को धारा 11(1) के तहत आय के रूप में दावा किया गया है, इसलिए इस तरह का निर्णय लेना गलत होगा। खास करके ये 85% वाले मेरे को खातरी पूर्वक हूँ मैं कि गवर्नमेंट ये बहुत प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है। फिनेंस मिनिस्टर विचार करके ये चीज ट्रस्ट की फायदा के लिए करेंगे और रीपेमेंट कॉर्पस के लिए भी 5 साल का जो पीरियड रखा है रीपेमेंट ऑफ लोन और कॉर्पस के बोरोइंग्स के, उसमें भी कुछ चेंजेस करना ही चाहिए, बहुत जरूरत है, क्योंकि ये चैरिटी है, ये चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो गवर्नमेंट को सप्लीमेंट करता है। इसके साथ ही APPTC की बैठक में इस बात पर भी आपत्ति जताई गई कि यदि एक ट्रस्ट किसी दूसरे ट्रस्ट को दान करता है तो सरकार का प्रस्ताव है कि इस तरह के दान का केवल 85% दान की संबंधित ट्रस्ट की इनकम के आवेदन के रूप में माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि ट्रस्ट A ट्रस्ट B को 1 लाख रुपए का भुगतान करता है तो ट्रस्ट A की खाता बही में 1 लाख रुपए के भुगतान को रिकॉर्ड किया जाएगा, लेकिन वास्तव में केवल 85,000 रुपए ही धर्मार्थ आवेदन के रूप में योग्य होंगे। इसलिए संस्थाओं का दावा है कि ये विशुद्ध रूप से अनुदान देने वाले संस्थाओं सहित कॉरपोरेट फाउंडेशन और जमीनी स्तर के संगठनों के साथ काम करने वाले मध्यस्थ संस्थाओं के लिए एक बड़ा झटका होगा। जो ट्रस्ट विलेज में है, गांव में है, जहां बहुत जरूरत है, वो ट्रस्ट को डोनेशन देते हैं। मेमोरेंडम में लिखा है कि उसमें लेयर्स हो,
यानी वो ट्रस्ट दूसरे ट्रस्ट को देता है कि एक ट्रस्ट ने दूसरे ज्यादा ट्रस्ट क्रिएट किया है, ऐसी स्थिति नहीं है तो ये कायदा नहीं लागू होना चाहिए। By a fiction and a notion, you say, oh, you have given charity. Restrict yourself if you give charity to only 85%. According to me, these provisions would be very, very harsh. It would go to the very root of charity and create a lot of. बैठक में इस बात पर कड़ी आपत्ति दर्ज की गई कि ट्रस्ट को दान दिया जाता है तो 15% लागत को अस्वीकार करने का मतलब आवश्यक रूप से छोटे संस्थाओं का बिना कारण धन फंसाना और उनके संसाधनों और नेटवर्क को प्रतिबंधित करना होगा। जल्द ही बैठक में शामिल 250 से ज्यादा ट्रस्ट, साथ ही देश भर से जितने भी ट्रस्ट अन्य हैं, उन सभी को साथ लेकर APPTC केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस पूरे मामले को लेकर एक श्वेत पत्र का ज्ञापन सौंपेंगी और देश भर की ट्रस्ट और चैरिटीज के सिर पर खड़ी इस मुसीबत में सुधार करने का अनुरोध करेंगी। हम लोग तैयार करेंगे पेटिशन, व्हाइट पेपर तैयार हो गया है और वो हम दूसरा मेंबर्स मिलके ऑफ फाइनेंस में हम पेश करेंगे और चाहते हैं कि वो हमारी जो अपील है, हमारी जो रिक्वेस्ट है वो कबूल हो जाएगी और हमको राहत मिलेगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक श्वेत पत्र तैयार कर लिया गया है और इसे केंद्र सरकार को जल्द ही सौंपा जाएगा। अब देश भर के ट्रस्ट और चैरिटीज की नजर केंद्र सरकार पर है कि वो इनके अनुरोध पर क्या निर्णय लेती हैं। मुंबई से सर्वेश तिवारी की रिपोर्ट। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट ने कारगिल में ताजी सब्जियां बांटी। कड़ाके की ठंड के बावजूद कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट कारगिल ने जिला मुख्यालय के अलावा अंकु, तैसूरू, सोड और द्रास में ताजी सब्जियां और फल बांटे हैं। लोगों ने यूटी प्रशासन, जिला प्रशासन और सहकारिता विभाग का आभार व्यक्त किया। अब तक 40 मैट्रिक टन ताजी सब्जियां और फल बांटे जा चुके हैं। 68 दिन बाद एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट का विवाद सुलझ गया है। माल भाड़े के नए रेट पर कंपनी और ट्रक ऑपरेटर्स के बीच सहमति के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने खुद इसका ऐलान किया। साथ ही यह ऐलान भी किया कि आज से बिलासपुर और सोलन में मौजूद दोनों प्लांट में काम चालू हो जाएगा। और कंपनी वाले हमारे यहाँ कौन है इन प्रोजेक्ट में? मनोज चंदेल जी बैठे हैं, मनोज जिंदल जी बैठे हैं और बरमाना ट्रक यूनियन के प्रधान हमारे राकेश ठाकुर जी है और दाला के ट्रक यूनियन के प्रधान ये जयदेव कौंडल जी है। इसलिए ये सहमति हमारी सरकार के मध्यस्थता से और हमारे जो ट्रक ऑपरेटर्स भाई है जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, इन्होंने एक विवेक का परिचय दिया और कंपनी वालों ने भी एक विवेक का परिचय दिया। सिंगल एक्सल है, उसका रेट 10 रुपये 30 पैसे प्रति मीट्रिक टन पर किलोमीटर तय हुआ है। दूसरा 9 रुपये 30 पैसे फॉर मल्टी एक्सल पर किलोमीटर पर मीट्रिक टन पर क्विंटल तय हुआ है। पर क्विंटल तय हुआ है, पर किलोमीटर तय हुआ है। इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए बने रहिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ।